हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कलर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ प्रशांत शुक्ला। अब तक मेरा नाम तो सब लोग जान ही गए होंगे। और आज का ये जो लेक्चर है, टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एल्काइन। यहाँ से हम हाइड्रोकार्बन अपना पूरा कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, एल्काइन की जितनी भी मेजर प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब बहुत छोटी छोटी और बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। मतलब मैंने, अगर आपको एल्केन और एल्काइन पढ़ने से पहले अगर एल्कीन आपको अच्छे से आता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो फिर एल्काइन की प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो मैकेनिज्म का पार्ट है वो एल्कीन से बहुत कुछ मैच करता है। बहुत कुछ क्या, 100% मैच करता है। ठीक है, वही सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वही ओजोनोलिसिस, वही ऑक्सीडेशन, सारी की सारी मैकेनिज्म सेम है। एल्काइन का लास्ट टर्म पे मैंने कवर किया था और अभी बचा हुआ है, जैसे ओजोनोलाइसिस बचा हुआ है, ग्रिग्नार्ड से बचा हुआ है, पॉलीमराइजेशन बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन बचा हुआ है, और लास्ट में टेस्टिंग्स बची हुई हैं। ये हम एल्काइन, होपफुली ये लेक्चर एल्काइन का लास्ट लेक्चर होगा। तो एल्काइन में हम बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर। हम यहां पर भी बात करने वाले हैं कि हाउ एन एल्काइन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम आगे कवर करेंगे। प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक यूनिट की तरह हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहां पढ़ रहे हैं कि एल्काइन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड। तो एल्काइन आपको पता है कि जो एल्काइन होता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और रिएक्शन करवाई गई मान लिया RMgX से। यहाँ पर RMgX में R-MgX कर दो, ठीक है ना, RR मैच ना हो। तो आप सभी को ये बात पता है कि RMgX में इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस और ये प्लस। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत आसान सा केस है। और हमें पता है कि हमने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया है कि दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, नाउ इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। अब आपको इजीली पता है कि R माइनस और H प्लस, यानी इट कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। व्हाट हैपेंड, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन में हमने पढ़ा है, एल्केन की प्रिपरेशन में हमने पढ़ रखा है, और बाकी प्लस एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा, प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C और MgX। क्या बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, कंडीशन ये होनी चाहिए कि नाउ दैट ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट टर्मिनल एटम। मतलब टर्मिनल चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है शुड नॉट बी प्रेजेंट एट मिड ऑफ द कार्बन चेन। मिड ऑफ द कार्बन चेन पर नहीं होना चाहिए। भाई मिड ऑफ द कार्बन चेन पर होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। अच्छा, व्हाई इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये हमने बता रखा है, sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s कैरेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन कुछ भी नहीं करना, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये RH एल्केन। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वॉटेवर आप कोई भी यहाँ पर चीजें बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात समझ पा रहे हो? यहां पर आप R की जगह कोई भी R ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां पर आप सेकंड डिग्री, 3 डिग्री, इवन ध्यान रखिएगा यहां पर फिनाइल भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। भाई आप PH MgX ले लो तो PH और H बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? 3 डिग्री वाले में थोड़ा रेट वीक हो जाता है। 3 डिग्री में रेट जो है वीक हो जाता है, बनता है लेकिन वीक हो जाता है, परसेंट यील्ड कम हो जाती है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल रिएक्शंस हैं, हमने आपसे कहा कि अब बहुत आसान सी रिएक्शंस बची, बहुत टफ रिएक्शंस नहीं बची हुई हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, हेडिंग डालें पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारे पास दो तरीके हैं पॉलीमराइजेशन के। एक हमारे पास है लीनियर पॉलीमराइजेशन, वन इज लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। लीनियर पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि अगर मान लिया ये लिखा हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करवा दी गई किससे, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहां पर एक रिएक्शन आपको पहले प्रॉपर्टीज में याद होगी, अगर आप पहले रिवीजन करेंगे तो व्हेन एन एल्काइन रिएक्ट्स विद क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस के साथ में होगा NH4OH, तो क्या होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर। हमने आपको बताया था मेटल का एसिटाइलाइड फॉर्म हो जाता है।
रिएक्शन विद मेटल या मेटल का कोई भी सॉल्ट विद प्रेजेंस ऑफ बेस, वहां पर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मेटल, तो दोनों तरफ CuCu बन जाता है। लेकिन अगर ये अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है देन इट विल टेक 2 मोल, 2 मोल के साथ अटैच होता है। और कैसे अटैच होता है, ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और दूसरा वाला क्या आता है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। बात समझ पा रहे हो? तो ये वाला C इससे अटैच हो जाता है और ये वाला इससे अटैच हो जाता है। इट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो हुआ क्या, यहां पर ये बन गया CH और ये बॉन्ड टूटा तो ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहां क्या आ गया CH2, ये वाला हाइड्रोजन यहां गया, और यहां पर क्या आया सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए विनाइल, इट इज विनाइल एसिटाइलिन, इट इज विनाइल एसिटाइलिन, ये विनाइल एसिटाइलिन है। इट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन, इसको हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लीनियर पॉलीमराइजेशन का मतलब है मोर देन 1 मोल एंड कंबाइंड विद ईच अदर, बट यू हैव टू लर्न दीज रिएजेंट्स। इस रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा। ये हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन है, ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी है। देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या हम यूज करेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या है कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है CH और अगर इसकी रिएक्शन करवा दी गई कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, अप्रॉक्स 550 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देखिए ये कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी आपको। यहां पर कोई खास मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं है, इट इज सो सिंपल। हमने कहा जितना मैकेनिज्म का पार्ट था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, एंड इट विल टेक 3 मोल, 3 मोल लेता है, और यहां पर इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन, ये बेंजीन बन जाता है। कैसे बना ये आपको बिल्कुल आइडिया होगा। हमने कहा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब है 3 हाइड्रोजन यहां, मतलब इस तरीके से, और एक यहां, और एक इस तरीके से यहां HH, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए ऐसे, ये प्लस माइनस, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दीजिए प्लस माइनस, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दीजिए प्लस माइनस, सभी में डबल 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 हो जाएगा। तो ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। नाउ इट इज व्हाट, इट इज बेंजीन। क्या ये बात सबको समझ पा रहे हो? तो इट इज, अगर कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से चीजों को हम डायरेक्टली कवर कर लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम मान लिया इसको CH, इसको अगर हम THF के साथ कर दें, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर एसिटाइलिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये 4 मोल के साथ, बिल्कुल वैसे ही 4 मोल लिए जाएंगे, और 4 मोल में ये ऑक्टा टेट्राइन बन जाएगा, कुछ ऐसा। बात समझ पा रहे हो? वैसे ही डेल्टा के साथ 4 मोल के साथ ऑक्टा टेट्राइन बन जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अब एक चीज और, अब एक मैकेनिज्म हमें करनी है। मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। देखो ओजोनोलाइसिस समझते हैं जरा, ओजोनोलाइसिस। और मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर आपको ओजोनोलाइसिस अच्छे से सीखना है एल्काइन का, तो गो टू इन एल्कीन एंड रीड स्टडी अबाउट ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस आप सीख लीजिए, एल्काइन का ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद द सेम मैकेनिज्म, सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी देख लीजिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यहां पर हमारे पास 2 तरीके का ओजोनोलाइसिस होगा, एक होगा रिडक्टिव और एक होगा ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव का मतलब होता है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहां पर होगा ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये होगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में भी यही सिचुएशंस थी। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर मान लिया हमने आपसे कहा कि ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर इसका हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाया, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये करवाया, तो आप तो सबसे पहले इसका वर्क याद कर लीजिए। वर्क क्या है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड करना है, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना है। इट इज सिंपल वर्क। क्या कहा हमने, जैसे मान लिया यहां पर हाइड्रोजन हटा दो,
यहां पर आर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन हटा दो और यहां आर लगा दो, कहीं कोई चेंजेस होगा ही नहीं। मतलब ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बॉन्ड एंड गिव्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम टू ईच ऑक्सीजन एटम। इट इज वर्क ऑफ ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये जिंक है ना, जिंक इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करने देता है और प्लस H2O2 निकल जाता है, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल जाता है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन। एल्कीन में देखो क्या किया था, अगर आपको याद होगा, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड है, O माइनस है, याद है ना। तो यहां पर क्या है, ये वाला इससे अटैच हुआ था, ये वाला इससे अटैच हुआ था, बन गया था मोलोजोनाइड बन गया था। फिर क्या हुआ था कि ये वाला मोलोजोनाइड हाईली अनस्टेबल था, तो फिर ये ब्रेक हुआ था। फिर उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये कंपाउंड ऐसा बन गया था, ऐसा, इट इज ओजोनाइड। और उसके बाद फिर चेंज हुआ था एंड इट इज दिस। सेम मैकेनिज्म आपको, मैं ये मानता हूं, नई मैकेनिज्म वैसी सीखने की जरूरत नहीं है। गो टू एल्कीन, एल्कीन में जाओ और सेम मोलोजोनाइड एंड ओजोनाइड, दो साइक्लिक इंटरमीडिएट के साथ प्रोडक्ट बन जाता है। तो सेम सिचुएशन, सेम तरीका है, आपको वही मैकेनिज्म बिल्कुल अप्लाई करनी है। तो यहां पर कोई नई मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है आपको, बिल्कुल नई मैकेनिज्म नहीं पढ़नी, सेम तरीके से जो वहां काम किया था वही यहां काम करना है। तो फाइनली आउटपुट केवल इतना आता है कि ट्रिपल बॉन्ड हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दिया। अच्छा, अगर मान लिया यहां जिंक नहीं होता, मान लिया यहां होता ओजोन और वाटर, तो आपको क्या करना है, इसी कंपाउंड को बनाना है और इसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो ऑक्सीडाइज करने में क्या होगा कि ये वाटर हाइड्रोलिसिस, यहां पर बन जाता है R C डबल बॉन्ड OH और प्लस प्लस H C डबल बॉन्ड OH यानी CO2 प्लस H2O। ये वीक होता है ना, तो HC डबल OH, तो HC डबल OH मतलब CO2 प्लस H2O निकाल सकते हो। क्लियर है। तो एल्काइन का ओजोनोलाइसिस अगर सिंपल रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो क्या बन जाएगा, इट इज व्हाट, अगर यहां CH3 लगा दो, नाम पर्टिकुलर ले लो, ये CH3 होगा और यहां क्या है, यहां पे CH3 ले लो, तो ये है प्रोपाइन और ये क्या है 2-ऑक्सो प्रोपेनल, इट इज पायरुवेल्डिहाइड, पायरुवेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है ना। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है ना, ओजोन, जिंक, वाटर, P बन जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया, Q बन जाता है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से हीट किया, R बन जाता है। चलिए बताएं PQR क्या है, व्हाट इज P एंड Q एंड R। बड़ा बेसिक क्वेश्चन दिया है, PQR क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखो बड़ा आसान है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, OH सॉरी डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यही दिया ना हमने, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अच्छा ऑक्सीडेशन करोगे, यहां पर देखो कीटोन है, ये हमने अभी ऑक्सीडेशन आपको सिखाया ही नहीं है। कीटोन का ऑक्सीडेशन वैसे बाय द वे नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो ये अभी आपको मैंने सिखाया ही नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए, अभी आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मैंने कहा कि कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एल्डिहाइड, और कीटोन में पढ़ोगे कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आइदर KMnO4 और बाय बेयर विलिगर मैकेनिज्म। दो ही तरीके से कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक तो बेयर विलिगर मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है या बाय यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4। तो अभी ये हालांकि छोड़ दो, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का दे दिया हमने, अभी ये नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी लिमिटेशन है ना हमारे पास, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे से इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगली है रिएक्शन विद, अब कुछ रिएक्शंस और बची हुई हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। AfCl3 आर्सेनिक क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी एल्काइन की रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करवाइए AsCl3 से, AsCl3, तो ये कैसे टूटता है, Cl माइनस और AsCl2 पॉजिटिव, ये इस तरीके से टूट जाता है। ये बॉन्ड बिल्कुल वैसे टूटेगा, ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, CH पे लग जाएगा ये Cl, डबल बॉन्ड CH पे ये लग जाएगा AsCl2, ये वाला कंपाउंड देख लीजिए भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप इसका नाम बता सकते हो क्या है? हालांकि आईयूपीएसी नाम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ASCL है, लेकिन इसको बोलते हैं लेविसाइट। इट इज कॉल्ड लेविसाइट, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, इतना ज्यादा पॉइजनस है कि अगर आपके बगल से निकल जाए ना, सडन डेथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था। सेकेंड, मस्टर्ड गैस वगैरह से भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब मस्टर्ड गैस भी होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना? मतलब हमने कहा कि पॉइजनस गैस, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए जब रेडियो एक्टिव, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो वहां प्लूटोनियम और सीजियम जैसी गैसेस निकलती हैं। ये लेविसाइट भी बिल्कुल उसी तरीके से यूज किया जाता है, और लेविसाइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। आप समझ सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर में यूज किया जाता है तो कितने लोग मर गए होंगे उसमें। ये तो पूरा एक हिस्ट्री है। लेकिन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हमारे, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक एंटी लेविसाइट नोट बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम लेविसाइट उधर से फेंको, हम इधर से एंटी लेविसाइट नोट फेंकेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक गैस वहां से रिलीज की, इन्होंने एक और गैस रिलीज की, और दोनों एक दूसरे से मतलब कैंसिल आउट हो गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बाद में, लेकिन पहले बहुत डैमेज हो चुका था। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बनाया, जिसको हमने BAL के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। वो क्या होता है जरा देख लीजिए, वो ये होता है, इसको बनाया, इट इज ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। इसका एंटीनोट, एंटीडोज है ये। अगर ये यूज किया जाए, ये यूज किया जाए तो ऑफकोर्स इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है आपको पता है, 1 2 3। इसको ब्रिटिश एंटी लेविसाइड BAL बोलते हैं, लेकिन नाम अगर देखा जाए तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2 डाईथायोल, नाम नोट करके लिख सकते हो। 3 हाइड्रोक्सी, ये एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2 डाईथायोल, डाईथायोल यूज किया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए, बड़ी आसान से रिएक्शन है, बहुत टफ रिएक्शन नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, अब छोटे छोटे रिएजेंट्स बचे हुए हैं, छोटे छोटे रिएजेंट्स। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन विद NBS, इसकी NBS से रिएक्शन करवा दी जाए तो NBS बिल्कुल सेम एज ए एल्कीन, बिल्कुल एल्कीन पर एलाइलिक पोजीशन पर Br लग जाएगा। CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH एलाइलिक पोजीशन पर Br लग जाएगा, विद द सेम मैकेनिज्म, विद द सेम कॉन्सेप्ट, ऑल द थिंग्स आर सेम। आप वहां जाकर रिवीजन कर सकते हो, बार बार मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, इस पर हमने बहुत मैकेनिज्म और बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, अभी हमने ओजोनोलिसिस करवाया था ना, ओजोनोलिसिस के साथ साथ एक कंपाउंड SeO2 भी होता है, और SeO2 का भी वर्क बिल्कुल सेम होता है कि जहां पर ट्रिपल है वहां सिंगल कर दो और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन दे दो। ये भी SeO2 का ट्रिपल बॉन्ड के साथ वर्क याद कर लो, इसकी भी मैकेनिज्म आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे मैंने आपको कम से कम 250 से 300 रिएजेंट बताएंगे। 250 से 300 रिएजेंट में केवल 100 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो मैकेनिज्म JEE एडवांस के सिलेबस में है, आप उन्हीं पर फोकस करिएगा। बाकी 150 रिएजेंट्स वर्किंग मोड पर आप याद करिएगा, वर्किंग मोड पर, क्योंकि उसमें क्या A से B, B से C, C से D, कहीं एक जगह वो यूज किया जाएगा। ठीक है ना? तो SeO2, हमने SeO2 की मैकेनिज्म पहले आपको बता रखी है, अगर आपको याद हो तो SeO2 की मैकेनिज्म हमने डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बताई भी है। याद है? अगर नहीं याद है तो आप रिवीजन करो। और बिल्कुल सेम तरीके से यहां वही भाई, यहां तो हम बता सकते हैं ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम होगी, अनसैचुरेशन से सेम होगी, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, यहां तो सेम है, लेकिन फिर भी आपको उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वहां वो वाली मैकेनिज्म बिल्कुल सेम लेवल पे काम करेगी। तो यहां पर क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड पे आएगा, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह काम कर रहा है। मैकेनिज्म के लिए आप एल्कीन देख सकते हो। क्लियर हुआ? NBS का सारा काम कर सकते हैं और उसका भी सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन और रिएक्शन विद सल्फर, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। आसान से रिएक्शंस, जनरल हैं, मतलब बिल्कुल लर्निंग फेस है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर CH ये इसकी रिएक्शन अगर हमने किससे करवा दी, सल्फर से करवा दी, और ध्यान रखिएगा 300 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बन जाएगा 2 मोल लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C एंड इट इज S, इट इज थायोफीन।
ये थायोफीन बन जाता है। और अगर इसी की रिएक्शन हमने नाइट्रोजन से करवा दी, वो भी इलेक्ट्रिक आर्क के साथ, इलेक्ट्रिक आर्क के साथ, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, 2 मोल ऑफ HCN बन जाता है, 2 मोल ऑफ HCN बन जाता है। और अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दी जाए विद अंडर डेफिनिट टेम्परेचर, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर लेवल पर, जैसे वो बना है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड एंड N H, इट इज पायरोल, PYRROL, पायरोल। बिल्कुल बेसिक रिएक्शंस, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं। चलिए थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सिंपल ऑक्सीडेशन की। देखिए ये रिएक्शंस बड़ी बेसिक रिएक्शंस हैं, हालांकि ये सिंपल NCERT बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन में आप ये ध्यान रखें, ये लिखा हुआ है RCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए, अब यहां पर हमने यूज किया है एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, ध्यान रखिएगा। अगर एसिडिफाइड KMnO4 यूज किया जाए, और वो भी एसिडिफाइड KMnO4 कितना, टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। मतलब यहां लिखेंगे हम कि एसिडिफाइड है और KMnO4 है और टेम्परेचर है 100 to 110 डिग्री सेल्सियस। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू RCH2COOH, देखो, और प्लस HCOOH CO2 और प्लस H2O। चलिए जल्दी से नोट करिए, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मान लिया 1 2 3 RCOOH और HCO2, लेकिन अगर ये मिड ऑफ द कार्बन चेन पे नहीं होता, मान लिया ये ऐसा होता, ऐसा, और अगर इसकी रिएक्शन इससे करवाते तो जानते हो क्या बन जाता, दोनों तरफ की अलग अलग कार्बन का एसिड, RCOOH और प्लस CH3COOH। देख लीजिए भाई, ठीक है ना। मतलब अगर मान लिया दिस ट्रिपल बॉन्ड इज एट द मिड ऑफ द कार्बन चेन, देन द एसिड इज फाउंड विद बोथ साइड ऑफ द कार्बन एटम, RCOOH एंड CH3COOH, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया इस तरीके से ऐसे किया जाता, ऐसे, और इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवा दी जाती, हालांकि अभी करवाई ना हमने सेम, लेकिन अब टेम्परेचर अगर हमने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर लिया होता, 25 से 30, इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता अल्फा कीटो एसिड, 1 2 3 4 अल्फा कीटो एसिड बन जाता, इंपॉर्टेंट। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, लर्न करना पड़ेगा, अल्फा कीटो एसिड। एक बात और बता दूं, लेकिन अगर मान लिया हमने अल्कलाइन KMnO4 यूज कर लिया होता, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो यहां क्या होता, अल्कलाइन KMnO4 में हम इस तरीके से ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अल्कलाइन KMnO4 में ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है अगर अल्कलाइन KMnO4 यूज किया जाए, ठीक है ना। अल्कलाइन KMnO4 में ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म होता है, जबकि एसिडिफाइड KMnO4 में हमने बताया कि एंड ऑफ द कार्बन चेन में होगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। मिड ऑफ द कार्बन चेन में होगा, दोनों तरफ कार्बन एसिड बनेंगे, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड वीक होता, CO2 का CO2 निकल जाएगा, ठीक है ना। HCO2 मतलब HCOOH, फॉर्मिक एसिड जो होता है CO2 और उसमें निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारे पास एक अगला टर्म आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन देखो क्या होता है। आइसोमराइजेशन में खास क्या होता है कि हमने एल्केन में आइसोमराइजेशन पढ़ा है, वहां पर एक रिएजेंट भी पढ़ा है, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से ब्यूट 1 आइन और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए अल्कोहलिक की वजह से, देखिएगा बड़ी यूनिक रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 आइन ना। विट भाई आइसोमराइजेशन है ना, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। तो आइसोमराइजेशन का मतलब ये है कि व्हेन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, देन डेफिनेटली इट कन्वर्ट्स इनटू मिड ऑफ द चेन, आइसोमराइजेशन।
अच्छा एक चीज और, अगर मान लिया यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड ये लिखा हुआ है और इसकी रिएक्शन NaNH2 से करवा दो, जरा ये भी देखो क्वेश्चन, तो क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये 1 पर आ जाता है, ये Na के साथ, और बाद में हाइड्रोलिसिस करवा दो, मतलब ब्यूट 2 आइन से ब्यूट 1 आइन बन जाता है, इट इज आइसोमराइजेशन। अच्छा एक बात और, अगर इसकी रिएक्शन हमने NaNH2 से करवा दी, NaNH2 से, तो वापस फिर से यही बन जाएगा, NaNH2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इससे रिएक्शन करवाई जाए तो पूछा जाए NaNH2 के कितने मोल लगेंगे, तो एक मोल क्या करेगा, NaNH2 पहले एंड ऑफ द कार्बन चेन पर लाएगा और उसके बाद क्या करेगा, फिर एक वापस फिर उसमें ले जाएगा, तो इट रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ NaNH2 के 2 मोल यहां पर यूज किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए, और उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ द अनसैचुरेशन। देखिए टेस्टिंग ऑफ द अनसैचुरेशन क्या है। टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों की टेस्टिंग साइमल्टेनियसली एक साथ होगी। तो सबसे पहली जो टेस्टिंग है बाय बेयर्स रिएजेंट, बाय बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट आपको पता है ना, वही हमारा KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है। अब देखो क्या होता है यहां पर कि 1% जो KMnO4 होता है ना, 1% KMnO4 which contain सोडियम कार्बोनेट, चलिए लिख देता हूं, which contain सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास 1% KMnO4 which contain सोडियम कार्बोनेट, और ये किस कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, इट इज अ पिंक कलर। और जैसे ही इसमें कोई अनसैचुरेशन डाला जाता है, जैसे ही इसमें कोई अनसैचुरेशन डाला जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला जाता है। अच्छा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, डबल ट्रिपल में से दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो जैसे ही 1% KMnO4 ये बेयर्स रिएजेंट है, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट पिंक कलर का होता है, वो ऑलरेडी मिक्सचर होता है। जैसे ही आप अनसैचुरेशन उसके अंदर डालोगे, ऑन शेकिंग, जैसे ही उसको शेक करोगे तो ये जो पिंक कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, और वहां पर एक ब्राउन कलर का ब्राउन पीपीटी आ जाएगा, किसका, MnO2 का, ब्राउन पीपीटी ऑफ MnO2। मतलब आप ऐसे समझ लें कि KMnO4 जो वहां पर पिंक कलर में अवेलेबल होगा, जैसे ही अनसैचुरेशन उसके अंदर डाला जाएगा तो वो जो पिंक कलर है इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन कलर। भाई वहां पर तो ये पता नहीं चलेगा कि कहां वहां पर एक अनसैचुरेशन होगा। एक आपको मान लिया कंपाउंड दिया जाए टेस्ट ट्यूब में, चाहे वो डबल है चाहे ट्रिपल, पता नहीं, तो टेस्ट ट्यूब में आप डबल ट्रिपल, उसमें क्या करोगे, KMnO4 हमारे पास होगा, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिक्सचर होगा, वो येलो पिंक कलर का होगा। जैसे उसको आप अनसैचुरेशन में डालोगे और जैसे ही शेक करोगे उस टेस्ट ट्यूब को, तो पिंक कलर जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस इट कंफर्म्ड इज व्हाट, कि वहां पर हमने जो टेस्ट ट्यूब में लिया था वो या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल नहीं होगा, ये कंफर्म। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा डबल है ट्रिपल है, ये कैसे पता चलेगा कि भाई डबल है कि ट्रिपल है? तो आप सिंपल सी बात है, उसकी किसी मेटल से रिएक्शन कर दो, किसी भी मेटल से रिएक्शन करवा दो, भाई टॉरेंस रिएजेंट से या सिल्वर से रिएक्शन करवा दो, सिल्वर के किसी कंपाउंड से रिएक्शन करवा दो। ये हमने अल्काइन में बताया है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि वो एसिडिक हाइड्रोजन वहां से निकलेगा और सिल्वर का एसिटाइड बन जाएगा, जबकि डबल बॉन्ड उससे रिएक्शन नहीं देगा। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, किसी मेटल या मेटल के किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन कर जाता है, जबकि डबल बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता है। तो वहां से आप डबल और ट्रिपल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्या समझ पा रहे हो? तो एक तो ये टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। दूसरा हमारे पास है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड टेस्ट, दूसरा है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड टेस्ट, Br2CCl4 टेस्ट। याद होगा आप लोगों को, हमने ये रिएक्शंस के समय में करवाया है। तो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड टेस्ट एक कलर है इसका। कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां ले लो, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां ले लीजिए, जैसे ही उसको इस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 में डालोगे, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा, तो जो कलर यहां पर होगा, इसका जो भी कलर होगा वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का जनरली ब्राउन कलर होता है, ब्रोमीन का। तो अब अगर यहां ब्राउन कलर है और जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला जाएगा तो वो कलर डिसअपियर हो जाएगा, और कलर डिसअपियर होते ही हम ये समझ जाएंगे कि वहां पर क्या है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है।
अब वही सेम सिचुएशन फिर आ गई कि डबल है कि ट्रिपल है, वहां पर फिर से मेटल से रिएक्शन करवा दो, और मेटल से रिएक्शन करने वाला क्या होगा, कंफर्म है कि वो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, डबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल में ट्रिपल अगर कंफर्म करना है तो क्या होगा कि वहां मेटल से रिएक्शन करवा दो और वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वहां से प्रोसीड कर जाएगा, डबल बॉन्ड वहां से प्रोसीड नहीं करेगा। तो अनसैचुरेशन के केस में नाउ वी हैव ओनली टू टेस्ट, एक बेयर रिएजेंट टेस्ट और एक ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड टेस्ट। क्लियर? यहां से ये एल्काइन ओवर होता है। अब आपको क्या करना है, मैंने पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन कवर कर दिया है। आपको पढ़ने के लिए देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओगे आप, क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी से पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन पूरा पढ़ लोगे। होपफुली वो जितना मैंने पढ़ाया एल्केन एल्कीन एल्काइन उसका 10% दे रखा है, लेकिन 10% मैं एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड वो थ्योरी पूरी आपको पढ़नी है, पूरी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो केवल एनसीईआरटी नहीं है। तो आप इधर उधर मत भटकिए, केवल एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और जितना हमने पढ़ा दिया है बस आप उसको पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर? तो यहां से ये हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन ध्यान रखिएगा यही पूरा हाइड्रोकार्बन, पूरा हाइड्रोकार्बन हम एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होता जाएगा और इसका वर्णन और बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो होपफुली आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पूरा समझ में आया होगा। एल्केन के हमने 10 से 12 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, एल्कीन के हमने 10 से 12 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, और एल्काइन बहुत छोटा है। छोटा क्या है एल्काइन? बेसिकली वो एल्कीन पर डिपेंडेंट होता है। अगर एल्कीन आपको अच्छे से आता है तो एल्काइन बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है ना? एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस का वेटेज है, और बाकी चैप्टर्स का ये जो सपोर्ट करेगा बाकी चैप्टर्स का वो तो ट्रेमेंडस। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।